वेलकम एवरीवन। लास्ट टाइम पे हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और डिफरेंट टाइप्स के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की थी। आज हम फाइल एलोकेशन मेथड्स की और फाइल सिस्टम की बात करेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से जब किसी फाइल को सेव किया जाता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग स्पेस को अलोकेट किस तरीके से डिस्क में किया जाता है, उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं। उससे पहले कि जब हम फाइल एलोकेशन मेथड्स के बारे में जाने, सबसे पहले हमें समझना होगा कि फाइल सिस्टम क्या होता है। जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसके लिए सेकेंडरी स्टोरेज को ही प्रेफरेंस की होती जाती है। हम जानते हैं कि जो स्टोरेज होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। जो सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं इसके दो एडवांटेजेस होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो बल्क में जो है अमाउंट को सेव कर सकता, बल्क में डेटा को सेव कर सकता है, और दूसरा बल्क में सेव किए हुए डेटा को वो परमानेंटली जो है वो स्टोर करता है। तो इसीलिए फाइल को स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज है वो प्रेफर किया जाता है। दूसरा जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में डिस्क को ब्लॉक्स में जो है डिवाइड किया जाता है। और फाइल को जब कभी भी स्टोर करना होता है तो फाइल को स्टोर करने के लिए उसे फ्रैगमेंट्स में या पीसेस में, डिफरेंट पीसेस में उसे ब्रेक कर दिया जाता है। तो डिफरेंट पीसेस या फ्रैगमेंट्स को ब्रेक करने के बाद उसे उन सब डिस्क ब्लॉक को असाइन कर दिया जाता है। तो जब उन सभी डिस्क ब्लॉक्स में वो जो पीसेस ऑफ डेटा जो है किसी फाइल को जब अलोकेट हो जाते हैं तो फिर इम्पोर्टेंट बात आती है कि किस तरीके से उन सब डिस्क ब्लॉक्स से उन पीसेस ऑफ डेटा को जो है कलेक्ट किया जाए और उसे प्राइमरी मेमोरी में उसे प्रोवाइड किया जाए यूजर के लिए। तो इसलिए एक और सिस्टम को बीच में इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे फाइल सिस्टम कहा जाता है। फाइल सिस्टम बेसिकली एक कन्वीनियंट और एक इजी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है जिसकी मदद से उन सभी डिस्क से या डिस्क ब्लॉक्स से उन सब डेटा को जो यूजर ने स्टोर किए हैं उन सभी को एक्सेस किया जा सकता है, और बल्कि उसे लोकेट भी किया जा सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फाइल सिस्टम को डिफाइन करने की कोशिश की जाए तो फाइल सिस्टम इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट थ्रू व्हिच यूजर कैन स्टोर, locate or retrieve the data into the disk blocks. Now another thing is the allocation method कि अब वो allocation methods क्या होते हैं। allocation methods basically जब डेटा को डिस्क ब्लॉक में असाइन कर दिया जाता है तो वो मेथड्स, allocation methods या फिर allocation टेक्निक्स हैं, उन डिस्क ब्लॉक्स को किस तरीके से एफिशिएंटली यूज की जाती हैं उनको बताता है। दूसरा कि उन सभी डिस्क ब्लॉक से डेटा को किस तरीके से फास्टर वे में एक्सेस किया जा सके, इन सब के थ्रू उन टेक्निक से सिस्टम को फैसिलिटेट करता है। दूसरा फाइल सिस्टम के बारे में जानते हैं कि फाइल सिस्टम जो है वो एग्जैक्टली डिफाइन करने के बाद उसका ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है हमारे सामने कि फाइल सिस्टम में पहली लेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम की होती है, दूसरी लॉजिकल फाइल सिस्टम, तीसरी आप देख रहे हैं कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल है, देन बेसिक फाइल सिस्टम और इनपुट आउटपुट कंट्रोल एंड डिवाइसेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसा कि हम जानते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स हैं जिससे यूजर इंटरेक्ट हो रहा होता है। इन सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम से यूजर जब इंटरेक्ट होता है तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस या जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है उस ऑब्जेक्टिव को ही ये एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है सर्व कर रहा होता है। दूसरा होता है लॉजिकल फाइल सिस्टम। लॉजिकल फाइल सिस्टम किसी फाइल के जो मेटा डेटा होते हैं उस मेटा डेटा को मेंटेन करता है। फाइल का मेटा डेटा बेसिकली फाइल के एट्रीब्यूट्स होते हैं। फाइल के एट्रीब्यूट्स में फाइल का नेम, फाइल का साइज, फाइल के क्रिएशन की डेट, फाइल का ऑथर, इस टाइप की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सब फाइल के, तो इंडिविजुअल फाइल के जो इंडिविजुअल मेटा डेटा था उन सब का मैनेजमेंट बेसिकली लॉजिकल फाइल सिस्टम करता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लॉजिकल फाइल सिस्टम का जिसे कहा जाता है फाइल कंट्रोल ब्लॉक, FCB। FCB के बारे में बाद में बात करते हैं। लॉजिकल फाइल सिस्टम इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जाना जाता है, वो होता है फाइल डेटा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर।
डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में बेसिकली फाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी टाइप की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को यूज किया गया है और किस टाइप की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को यूज करने के साथ साथ ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराई जाती है कि पर्टिकुलर फाइल को किस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में रखा गया है और वो फाइल उस डायरेक्टरी में किस पर्टिकुलर लोकेशन पे है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉजिकल फाइल सिस्टम की होती है। लॉजिकल फाइल सिस्टम के बाद नेक्स्ट जो लेयर होती है वो होती है फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल। फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल जो होता है वो मैपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मींस जो लॉजिकल ब्लॉक्स होते हैं किसी फाइल के, उन सभी लॉजिकल ब्लॉक्स का वो ट्रांसलेशन करता है फिजिकल ब्लॉक्स में। जब किसी फाइल को सेव करना होता है तो उसका जो सेकेंडरी स्टोरेज में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर के उसका जो स्टोरेज का या जो उसको स्टोर करना है उसको किस तरीके से स्टोर करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल की। और ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए अलोकेशन फाइल एलोकेशन मेथड का यूज करता है, जिसके बारे में हमें आगे बात करनी है। इसके साथ साथ फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल के पास एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, इसे कहते हैं फ्री स्पेस मैनेजर। फ्री स्पेस मैनेजर बेसिकली फ्री स्पेस मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्री स्पेस मैनेजमेंट ऑफ डिस्क ब्लॉक। किसी फाइल को जब कभी सेव करना होता है तो कौन से पर्टिकुलर डिस्क ब्लॉक को असाइन किया जा चुका है और कौन सा डिस्क ब्लॉक फ्री है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन फ्री स्पेस मैनेजर के थ्रू ही फ्री स्पेस मैनेजमेंट से हैंडल की जाती है। फ्री स्पेस मैनेजर ही प्रोवाइड कराता है उन सभी अनअलोकेटेड डिस्क की इंफॉर्मेशन जिसकी मदद से वो अनअलोकेटेड डिस्क ब्लॉक्स जो हैं किसी फाइल के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं ताकि फाइल को उन पर्टिकुलर डिस्क ब्लॉक में सेव किया जा सके। इसके बाद आता है बेसिक फाइल सिस्टम। बेसिक फाइल सिस्टम में जेनेरिक कमांड्स होते हैं जो कि डिवाइस ड्राइवर के पर्टिकुलर डिवाइस ड्राइवर के लिए होते हैं जो कि कॉरस्पॉन्ड करती हैं किसी पर्टिकुलर डिवाइस को। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रिंटर की बात करते हैं तो अगर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम पे हम काम कर रहे हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम पे काम करते वक्त अगर हमें कंट्रोल पी या फिर प्रिंटिंग का हमने कोई कमांड जो है इश्यू कर दिया तो प्रिंटिंग के कमांड के करस्पॉन्डिंग जो प्रिंटिंग कमांड का जो इंटरप्रिटेशन है, फॉर एग्जांपल कंट्रोल पी, तो कंट्रोल पी का जो मीनिंग है, जो उसका इंटरप्रिटेशन है, ये इंटरप्रिटेशन उसके डिवाइस ड्राइवर को जाएगा। मींस प्रिंटर के डिवाइस ड्राइवर को जाएगा। प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर ही कंट्रोल पी को नरेट करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा और इंटरप्रेट करने के बाद प्रिंटर के पास इसके मीनिंग को प्रोवाइड कराएगा और फिर एक पर्टिकुलर फिजिकल लोकेशन से, पर्टिकुलर फिजिकल ब्लॉक से उस डेटा के कंटेंट को उठा करके प्रिंटिंग पर्पस के लिए लेके आया जाएगा। लास्ट में एक जो बॉटम लेयर आती है वो है आपकी इनपुट आउटपुट कंट्रोल। इनपुट आउटपुट कंट्रोल ही एक्चुअली बेसिकली कम्युनिकेट करता है फिजिकल डिवाइस, एक्चुअल डिवाइस से या फिजिकल डिवाइस से। तो इन फिजिकल डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए उसे इंटरप्ट हैंडलर की जरूरत होती है और जो इंटरप्ट्स यूजर ने प्रोवाइड किए होते हैं थ्रू सम कमांड्स और थ्रू सम की स्ट्रोक्स, उन सब की स्ट्रोक्स की मदद से वो जो इंटरप्ट्स हैं वो इंटरप्ट हैंडलर के पास जाते हैं और इंटरप्ट हैंडलर की मदद से इनपुट आउटपुट डिवाइस या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस और एक्चुअल डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है और फिर फर्दर प्रोसेस आगे स्टार्ट होता है। इस तरीके से ये फाइल सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फाइल सिस्टम इस तरीके से काम करता है। बात करते हैं फाइल कंट्रोल ब्लॉक की, जैसे हमने अभी कहा था कि एफसीडी जो लॉजिकल फाइल सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। एफसीडी के जो इंफॉर्मेशंस हैं वो फाइल परमिशन, फाइल डेटा, फाइल ओनर, फाइल साइज और फाइल डेटा ब्लॉक्स होते हैं। फाइल परमिशंस में किसी एक पर्टिकुलर फाइल पे कौन कौन सी परमिशन जो है इम्प्लीमेंट की गई है। फॉर एग्जांपल रीड परमिशन है, राइट परमिशन है या एग्जीक्यूट परमिशन है। किसी फाइल पे ये सभी परमिशंस भी लगाई जा सकती हैं या इनके कुछ लिमिटेड परम्यूटेशंस भी लगाए जा सकते हैं। फाइल को कब क्रिएट किया गया था, फाइल पर जो है राइट की परमिशन कब इम्प्लीमेंट की गई थी, फाइल का ओनर कौन है, फाइल जो है कौन कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। इसके अलावा ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, फाइल का साइज क्या है और फाइल में कौन कौन सी डेटा जो है डेटा ब्लॉक्स में परटेन करती है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फाइल कंट्रोल ब्लॉक में होती है।
फिर बात करते हैं फाइल एलोकेशन मेथड की। फाइल एलोकेशन मेथड जो है वो 3 टाइप्स की मेजरली होते हैं, कंटीन्यूअस एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशन और इंडेक्स्ड एलोकेशन। फर्स्ट मेथड कंटीन्यूअस एलोकेशन। कंटीन्यूअस एलोकेशन में हर एक फाइल को एक सेट ऑफ कंटीन्यूअस ब्लॉक है वो असाइन कर दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी एक डायरेक्टरी में कुछ फाइल्स को मेंटेन किया गया है, फाइल काउंट, tr, मेल, लिस्ट और f। तो कंटीन्यूअस एलोकेशन बेसिकली सेट ऑफ ब्लॉक्स जो है किसी एक फाइल को असाइन करता है। तो ये सेट ऑफ जो ब्लॉक्स हैं ये कंटीन्यूअस होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कंटीन्यूअस एलोकेशन में फाइल किसी एक फाइल को सेव करते वक्त उस ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस होता है और जो उस ब्लॉक उस फाइल के लिए जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो जो है वो सेव करके रखी जाती है। फॉर एग्जांपल टीआर नाम की जो फाइल है, यहाँ पे उसके 14 डिस्क ब्लॉक जो कि है वो स्टार्टिंग एड्रेस है, वहां से उसको सेव कराया गया है जिसकी लेंथ 3 है। तो ये 14 डिस्क ब्लॉक एड्रेस से इसको स्टार्ट किया गया और जिसको रिक्वायर्ड साइज है वो 3 ब्लॉक्स का है, तो इसलिए 14, 15 और 16। इसी तरीके से अगर हम मेल की बात करें तो मेल नाम की जो फाइल है उसका स्टार्टिंग एड्रेस ब्लॉक नंबर 19 है, जिसको 6 ब्लॉक्स की या 6 ब्लॉक लेंथ की रिक्वायरमेंट है। तो ये 19 से स्टार्ट हुआ है, 19, then 20, then 21, 22 and 23 and 24। तो इस तरीके से कंटीन्यूअस एलोकेशन में किसी फाइल का स्टार्टिंग एड्रेस जो होना चाहिए और दूसरा इसमें इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है वो उस फाइल की रिक्वायर्ड साइज होनी चाहिए। इन दोनों की मदद से कंटीन्यूअस एलोकेशन किसी फाइल को कंटीन्यूअसली जो है ब्लॉक्स असाइन कर देता है। दूसरा, ये कंटीन्यूअस एलोकेशन है वो सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस जो है किसी फाइल को प्रोवाइड करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द कंटीन्यूअस एलोकेशन ऑफ ब्लॉक्स। क्योंकि ब्लॉक्स किसी फाइल को कंटीन्यूअस होते हैं, एडजेसेंट ब्लॉक्स असाइन किए जाते हैं जिसकी मदद से किसी फाइल के ब्लॉक्स को सीक्वेंशियली एक्सेस किया जा सकता है और सीक्वेंशियल एक्सेस के साथ साथ डायरेक्ट एक्सेस किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक पर भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो कंटीन्यूअस एलोकेशन का है, जो इसका एक ड्रॉबैक भी है, वो है ये कंटीन्यूअस एलोकेशन है वो प्री एलोकेशन स्ट्रेटेजी होती है। मींस कि किस तरीके से कंटीन्यूअस एलोकेशन में जाना जाए कि रिक्वायर्ड स्पेस है वो किसी एक फाइल के लिए कितनी है। इनफैक्ट यूजर को भी नहीं पता होता कि जब वो किसी फाइल को क्रिएट कर रहा होता है तो उस पर्टिकुलर फाइल का साइज कितना हो सकता है। सो दिस वन इज द मेजर ड्रॉबैक कि हाउ टू नो द नीडेड स्पेस इन एडवांस फॉर अ फाइल। किसी फाइल के लिए पहले से प्रायर नहीं जान पाना कि कितना स्पेस रिक्वायर्ड है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ये कंटीन्यूअस एलोकेशन स्कीम जो है सफर करती है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी कंटीन्यूअस एलोकेशन में होती है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि जब किसी फाइल को डिस्क ब्लॉक्स असाइन कर दिए जाते हैं तो असाइनमेंट तो उनका कंटीन्यूअसली होता है, लेकिन जब कभी भी किसी फाइल को डिलीट किया जाता है तो डिलीशन के वक्त पे जो डिस्क ब्लॉक कंटीन्यूअसली किसी एक फाइल को असाइन किए गए थे, डिलीशन के बाद वो जब डी एलोकेट होते हैं तो डी एलोकेट हो जाने के बाद वो ब्लॉक्स कंटीन्यूअस नहीं होते, वो सब फ्रेगमेंटेड होते हैं। हर एक डिस्क ब्लॉक डिफरेंट प्लेसेस पे मिलता है जब जो कि इनिशियली कंटीन्यूअसली उसको असाइन किया गया था। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम कहते हैं। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करने का तरीका ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉम्पैक्शन का होता है। मींस कॉम्पैक्शन में उन सभी स्कैटर्ड डिस्क ब्लॉक्स को एक साथ रखा जाता है, उसको सफल किया जाता है, सफल करने के बाद एक कंटीन्यूअस चेन में उसे असाइनमेंट किया जाता है। इस तरीके से कॉम्पैक्शन के थ्रू कंटीन्यूअसली एक चेन बनाई जाती है डिस्क ब्लॉक्स की कॉम्पैक्शन मेथड के थ्रू कंटीन्यूअस एलोकेशन है, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ती है। अब नेक्स्ट मेथड है आपका लिंक्ड एलोकेशन। लिंक्ड एलोकेशन जो होता है, लिंक्ड एलोकेशन में हर एक फाइल को लिंक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। ये लिंक लिस्ट बेसिकली डिस्क ब्लॉक्स की होती है। तो जो डिस्क ब्लॉक्स होते हैं, इन डिस्क ब्लॉक्स में
एक डिस्क ब्लॉक का एक पार्ट डेटा को पॉइंट करता है और उसी डिस्क ब्लॉक का जो दूसरा पार्ट होता है उसमें पॉइंटर होता है जो दूसरे डिस्क ब्लॉक को पॉइंट करता है। और इसी तरीके से किसी एक फाइल के लिए जो टोटल डिस्क ब्लॉक रिक्वायर्ड होते हैं वो थ्रू आउट द डिस्क स्कैटर्ड होते हैं। तो इस तरीके से इसमें कंटिन्यूअसली डिस्क ब्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सभी डिस्क ब्लॉक्स स्कैटर्ड होते हैं और उन सब डिस्क ब्लॉक्स में डेटा सेव किया गया होता है और वाया सम पॉइंटर, एक पॉइंटर की मदद से हर एक डिस्क ब्लॉक दूसरे डिस्क ब्लॉक से अटैच्ड होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक फाइल है, जीप नाम की एक फाइल है जिसका स्टार्टिंग एड्रेस ब्लॉक जो है वो 9 है और जिसका एंड ब्लॉक जो है वो 25 है। तो इस तरीके से लिंक्ड एलोकेशन में दो पॉइंटर मेंटेन किए गए हैं किसी फाइल डायरेक्टरी में किसी फाइल के लिए दो पॉइंटर मेंटेन किए गए हैं जो कि स्टार्टिंग ब्लॉक को पॉइंट कर रहे हैं और एंड डिस्क ब्लॉक को पॉइंट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग ब्लॉक है वो ब्लॉक नंबर 9 है। अब 9 में देख रहे हैं कि जैसे ही 9 में एक पार्ट जहां पे डेटा को स्टोर किया गया होगा और सेकंड पार्ट में पॉइंटर होगा जो पॉइंटर पॉइंट करेगा कि नेक्स्ट डिस्क ब्लॉक कौन सा है। तो नेक्स्ट डिस्क ब्लॉक जो है वो है 16। तो 16 करके भी दो पार्ट होंगे, एक में डेटा ब्लॉक होगा और डेटा पार्ट होगा और दूसरा पार्ट आपका डिस्क ब्लॉक को पॉइंट करने वाला पॉइंटर होगा। तो जो पॉइंटर है वो पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट किया जा रहा है कि डिस्क ब्लॉक का एड्रेस 1 है। तो इसी तरीके से 1 पे गए तो 1 पे है जिसके दो पार्ट है फर्दर जहाँ पे डेटा है और वो पॉइंटर है 10 को पॉइंट कर रहा है और फिर 10 जो है वो 25 को पॉइंट कर रहा है। इस तरीके से ये पूरी की पूरी चेन इसमें होती है, हर एक फाइल के लिए मेंटेन करके रखा है। तो एक लिंक्ड लोकेशन में इस तरीके से पूरी की पूरी डिस्क ब्लॉक्स होते हैं जिसके एड्रेसेस उन सब डिस्क ब्लॉक्स में होते हैं और डेटा भी मोस्टली इस तरीके से मेंटेन किया जाता है। दूसरा इसके अब आगे बात करते हैं क्योंकि इसमें डिस्क ब्लॉक्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। तो स्कैटर्ड होने की वजह से इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। इस पर्टिकुलर लिंक्ड एलोकेशन ने कंटीन्यूअस एलोकेशन की जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है कि देयर इज नो नीड रिक्वायर्ड ऑफ फाइल साइज, क्योंकि इसमें कि आपकी प्री एलोकेशन स्ट्रेटजी नहीं होती। जब कभी भी फाइल का साइज बढ़ता चला जाता है मींस डायनामिकली ग्रोथ कर रहा होता है तो उसी के साथ साथ अगर इसमें डिस्क ब्लॉक अवेलेबल होता है तो उस डिस्क ब्लॉक को किसी पॉइंटर के थ्रू अटैच कर दिया जाता है और इस तरीके से किसी फाइल के लिए जैसे जैसे फाइल का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे डिस्क ब्लॉक के साइज को भी बढ़ाते चले जाते हैं और इस तरीके से डायनामिकली ये स्ट्रेटजी ग्रो करती है। इस पर्टिकुलर लिंक्ड एलोकेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि ये केवल सीक्वेंशियल एक्सेस को परमिट करता है, कोई डायरेक्ट एक्सेस में इसका प्रोविजन नहीं होता क्योंकि इसमें पॉइंटर के थ्रू डिस्क जो है एक्सेस किया जाता है। तो इसमें पहले डिस्क ब्लॉक का एड्रेस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले डिस्क ब्लॉक के एड्रेस को ही एक पॉइंटर के थ्रू मेंटेन किया गया है। अब किसी एक रैंडम पोजीशन पे किसी एक रैंडम डिस्क ब्लॉक पे अगर पहुंचना होगा तो पहले डिस्क ब्लॉक के पॉइंटर के थ्रू ही जो चेन बन रही है उस चेन को एक्सेस करते हुए इस पर्टिकुलर या किसी एक स्पेसिफाइड डिस्क लोकेशन तक भी पहुंचा जा सकता है। तो इस तरीके से जब कभी भी किसी एक डिस्क लोकेशन पे पहुंचना होगा तो उसके लिए केवल और केवल एक ही रास्ता है कि ये एक सीक्वेंशियल एक्सेस के थ्रू स्टार्टिंग एड्रेस के थ्रू ही वहां पे पहुंच सकता है। It means it allows only sequential access, no direct access is allowed in this particular scheme. लास्ट जो इसका पॉइंट है, जो इसका ड्रॉबैक है, मेजर ड्रॉबैक है लिंक्ड एलोकेशन का, वो है वेस्टेज ऑफ स्टोरेज। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि हर एक डिस्क ब्लॉक के दो पार्ट है, जैसा कि मैंने बताया, एक पार्ट में डेटा होता है, दूसरे पार्ट में यहाँ पे एक पॉइंटर होता है, वो पॉइंटर नेक्स्ट डिस्क ब्लॉक को पॉइंट करता है। इसी तरीके से दूसरा जो डिस्क ब्लॉक है उसका एक डेटा पार्ट होगा, उस डेटा पार्ट में डेटा होंगे और उसका सेकंड पार्ट जो होगा वो फर्दर डिस्क ब्लॉक को पॉइंट करेगा। तो इस तरीके से अगर कोई एक पॉइंटर 4 बाइट्स को कंज्यूम कर रहा है और टोटल 10 डिस्क ब्लॉक्स हैं, तो टोटल 10 डिस्क ब्लॉक्स हो जाने की वजह से
40 जो बाइट्स हो गए, इस तरह की 40 बाइट्स इसमें वेस्ट हो जाते हैं। 10 डिस्क ब्लॉक्स और पर पॉइंटर 4 बाइट्स, 40 बाइट्स इसमें जो है वेस्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से ये आपकी वेस्टेज ऑफ स्टोरेज होता है लिंक्ड एलोकेशन का, जो कि इसमें होता है, जिसको एज ए डिसएडवांटेज हम कंसीडर करते हैं। इस पर्टिकुलर डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए जो टेक्निक लाई गई वो है फैट एलोकेशन। फैट एलोकेशन बेसिकली यहाँ पे जो लिंक्ड एलोकेशन था, इसमें इस पॉइंटर के कॉन्सेप्ट का एक वेरिएंट था। उस वेरिएंट का इस तरीके से फैट एलोकेशन में यूटिलाइजेशन किया गया है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट नाम की एक फाइल थी, उसका जो पहला एड्रेस था वो 217 पे था। तो फैट एलोकेशन टेबल एक टेबल मेंटेन करता है, पॉइंटर ना मेंटेन करके एक टेबल मेंटेन कर देता। उस टेबल में बेसिकली जो डिस्क ब्लॉक्स है, उन सभी डिस्क ब्लॉक्स का एड्रेस जो है वो टेबल की फॉर्म में होता है। कोई पॉइंटर का मेंटेनेंस यहाँ पे नहीं किया जाता। तो 217 स्टार्टिंग ब्लॉक एड्रेस था, 217 पे फिर फर्दर जो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस वो 618 है, फिर 618 फिर ने जो एड्रेस कंटेन कर रखा वो 339 डिस्क ब्लॉक का है। इसी तरीके से 339 एक नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस कंटेन कर रखा है। सिमिलरली जहाँ पे ब्लॉक जब कोई डिस्क ब्लॉक नहीं होता तो उसका जो है -1 के थ्रू उसको पॉइंट करते हैं। तो इस तरीके से ये पॉइंटर की ही तरीके से है, पॉइंटर के सिमिलर है, लेकिन पॉइंटर जो बेसिकली आपका स्पेस कंज्यूम कर रहा है बाइट्स के फॉर्म में, वो यहाँ पे स्पेस का कंजम्पशन बाइट एलोकेशन टेबल में नहीं होता। जो थर्ड टेक्निक है इंडेक्स्ड एलोकेशन टेक्निक। इंडेक्स्ड एलोकेशन टेक्निक में हर एक फाइल को एक इंडेक्स टेबल या इंडेक्स ब्लॉक असाइन कर दिया जाता है। ये इंडेक्स ब्लॉक या इंडेक्स टेबल जो होती है वो एरे ऑफ डिस्क ब्लॉक्स होती है। हर एक इंडेक्स ब्लॉक एरे ऑफ डिस्क ब्लॉक होती है। जहाँ जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं कि एक फाइल बी नाम की एक फाइल है डायरेक्टरी में, फाइल बी नाम से। उस फाइल बी के जो है उसका इंडेक्स ब्लॉक 24 है और 24 पे आप देखेंगे कि एक एरे ऑफ डिस्क ब्लॉक है। वो सब डिस्क ब्लॉक्स का एड्रेस यहाँ पे लिखा गया है। डिस्क ब्लॉक नंबर 1, डिस्क ब्लॉक नंबर 8, डिस्क ब्लॉक नंबर 3, डिस्क ब्लॉक नंबर 14 एंड 28। तो हर एक डिस्क ब्लॉक के एरे को मेंटेन किया गया है एक इंडेक्स टेबल की फॉर्म में। और इन सभी डिस्क ब्लॉक में बेसिकली उन सभी फाइल्स के डेटा को स्टोर करके रखा गया है। यही बात यहाँ बताई गई है कि द ith एंट्री ऑफ द इंडेक्स ब्लॉक इज द ith ब्लॉक ऑफ द डेटा। किसी एक पर्टिकुलर फाइल के लिए एक इंडेक्स ब्लॉक को मेंटेन कर दिया जाता है और उस इंडेक्स ब्लॉक में जो डिस्क ब्लॉक्स हैं उन सभी डिस्क ब्लॉक को एक एरे के फॉर्म में स्टोर करके रख दिया जाता है। तो इस तरीके से इंडेक्स एलोकेशन बेसिकली सीक्वेंशियल एक्सेस को भी और डायरेक्ट एक्सेस को भी परमिट करता है। क्योंकि सीक्वेंशियल एक्सेस यहाँ आप देख रहे हैं कि इंडेक्स ब्लॉक के अंदर सभी जो डिस्क ब्लॉक्स हैं, इंडेक्स ब्लॉक के अंदर जो डिस्क ब्लॉक्स हैं वो एक एरे के फॉर्म में है। तो एरे के फॉर्म में होने की वजह से वो एक सीक्वेंशियल एक्सेस को भी परमिशन दे रहा है। और इसके साथ साथ किसी एक पर्टिकुलर फाइल के एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जंप करने के लिए इंडेक्स ब्लॉक के थ्रू एक रैंडम एक्सेस या एक डायरेक्ट एक्सेस भी इसमें परमिट होती है। दूसरा, इसमें डायनेमिक ग्रोथ एलोकेशन होता है जो कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के बिना होता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जैसा कि हम जानते हैं सभी डिस्क ब्लॉक जो है स्कैटर्ड फॉर्म में है। कोई भी रैंडम डिस्क ब्लॉक को किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन से पिक करके वहां पे डेटा को असाइन किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, इंडेक्स एलोकेशन स्ट्रेटजी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स को सफर नहीं करती। दूसरा, ये डायनामिकली ग्रोथ करती है। जैसे जैसे फाइल का साइज आगे बढ़ता चला जाता है उस तरीके से इंडेक्स ब्लॉक में डिस्क का ब्लॉक का साइज भी बढ़ता चला जाता है। तो ये आपकी प्री एलोकेशन स्ट्रेटजी के ऊपर एक ओवरकम है। नेक्स्ट है जो इसका एक फ्लॉ है, जो इसका ड्रॉबैक है, वो है देयर इज ए ओवरहेड ऑफ इंडेक्स साइज। यहाँ पे जो इंडेक्स ब्लॉक या जो इंडेक्स टेबल आप देख रहे हैं, ये इंडेक्स टेबल में जब किसी फाइल का साइज बढ़ता चला जाएगा तो उस हिसाब से यहाँ पे डिस्क के
नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक्स भी बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे 5 डिस्क ब्लॉक्स की एक एरे बनाई गई है। अगर फाइल का साइज बढ़ता चला जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्क ब्लॉक्स का एंट्री भी बढ़ती चलेगी, जिसकी वजह से ओवरऑल टेबल, जिसे इंडेक्स ब्लॉक या इंडेक्स टेबल कह रहे हैं, तो ये इंडेक्स टेबल ये ग्रो करती चलेगी। तो जब इंडेक्स टेबल ग्रो करती चली जाएगी तो उसका मेंटेनेंस जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता जाएगा कि किस तरीके से किसी एक फाइल के लिए उसकी इंडेक्स टेबल का साइज जो बढ़ता जा रहा है उसे कैसे मेंटेन किया जाए। सो इट इज अ काइंड ऑफ ए ओवरहेड ऑफ ए इंडेक्स टेबल। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए फर्दर उसमें नंबर ऑफ लेवल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था कि किसी एक इंडेक्स ब्लॉक को या इंडेक्स टेबल को सिंगल लेवल, डबल लेवल या मल्टीपल लेवल में उन्होंने फर्दर ब्रेक कर दिया, जो फर्दर एक ओवरहेड हो गया था। इस तरीके से इंडेक्स एलोकेशन स्कीम के थ्रू इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फॉलो कराया जाता था। तो ये मेजर टेक्निक्स होती हैं इंडेक्स एलोकेशन टेक्निक के साथ साथ। ये 3 मैंने मेजर टेक्निक्स बताई आपको, फाइल एलोकेशन की और फाइल सिस्टम की। इस तरीके से ये काम करता है। आई होप कि ये मेरे इस लेक्चर में आपको ये बात समझ में आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपको जो प्रॉब्लम होगी वो अपने फीडबैक के थ्रू मुझे प्रोवाइड कराएंगे। और थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी।